नमस्कार साथियों। वार्षिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के बारे में कि आने वाला जो दो वर्ष 2025 है वो उनके लिए क्या क्या सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है और क्या क्या उनके जीवन में विशेष चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या उनको लाभ प्राप्त होगा और कौन से कष्टों का उनको सामना करना पड़ सकता है। आइए इसी बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो इस वर्ष 2025 में 4 बड़े ग्रह जो हैं शनि, राहु, केतु और बृहस्पति, इनका राशि परिवर्तन होगा। बहुत आसपास के समय में ही होगा। एक ही साल में 4 ग्रह एक साथ राशि परिवर्तन करें, सामान्यतः ऐसा कम ही देखने को मिलता है, परंतु इस बार ऐसा ही होगा और अप्रैल और मई में होगा। मार्च, अप्रैल और मई में होगा और बहुत आसपास ही होगा। राशि परिवर्तन पिछली बार 2025 में हुआ था, जब इन चारों ही ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ था, परंतु इस बार 2025 में राशि परिवर्तन होने जा रहा है। पिछली बार 2022 में हुआ था। तो जो शनि है उनका राशि परिवर्तन होगा मार्च में, और राहु केतु और बृहस्पति उनका जो राशि परिवर्तन है वो मई महीने में मध्य में होगा, 18 मई के आसपास। तो आइए बात करते हैं ग्रहों की क्या दशाएं रहने वाली हैं इस वर्ष कर्क राशि वालों के बारे में। तो जो पहली घटना है वो मंगल को लेकर है। मंगल साल के शुरुआत में ही पतित हो जाएंगे और पिछली राशि में चले जाएंगे। तो पिछली राशि अर्थात वो मिथुन राशि में चले जाएंगे, जो कि आपके 12वें भाव में पड़ेगी। तो और गुरु जो है वो मार्गी हो जाएंगे। और इस वर्ष की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है गुरु का अतिचारी होना। इस वर्ष गुरु ग्रह जो हैं, जिन्हें बृहस्पति भी हम कहते हैं, उनकी जो गति है वो बहुत तेज रहने वाली है। तो इस वर्ष वो 14 मई को आपके 12वें घर में उनका राशि परिवर्तन होना है। वो वृष राशि को छोड़कर मिथुन राशि को, जो कि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, आएंगे 14 मई को। और परंतु 6 महीने ही वो यहाँ पर रहेंगे और 18 अक्टूबर 2025 में 18 अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक देवगुरु बृहस्पति जो हैं उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी और वो अतिचारी हो जाएंगे। और वह दिसंबर तक फिर वो कर्क राशि में चले जाएंगे, जो कि उनकी उच्च की राशि है। परंतु दिसंबर में वो पुनः वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे, जो कि आपके 12वें भाव में पड़ेगी। और यह एक विशेष घटना होगी वर्ष 2025 के लिए। यदि आप लगन से अपना कुंडली विश्लेषण देख रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आप चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। वैसे ग्रहों के गोचर को चंद्र राशि से देखना ही उत्तम माना जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मंगल की। मंगल जनवरी 2025 में 21 जनवरी के आसपास अपनी राशि को छोड़कर और वह पिछली राशि में चले जाएंगे। इंग्लिश में इसको फॉलन प्लैनेट कहते हैं और हिंदी में इसको ग्रहों का पतित होना कहते हैं। ऐसे में ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, परंतु अभी हम सिर्फ सकारात्मक चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। तो जब कोई ग्रह पतित होता है तो ऐसा माना जाता है कि उसके कुछ छूटे हुए काम थे जो भूल गया था करना, और अब जो है वो इस समय में वो इस काम को पूरा करने के लिए अपनी पिछली राशि में आए हैं। तो मान लीजिए आपका कोई व्यापार का काम था, आपकी नौकरी का कोई काम था, तो वो जो काम अटके हुए थे वो इस समय में पूरे हो जाएंगे। तो चूंकि मंगल 12वें भाव में जाएंगे, तो यदि आपका कोई प्रॉपर्टी का काम अटका हुआ है, आप उसे बेचना चाह रहे थे परंतु किन्हीं कारणों से वो नहीं बिक रही थी, चूँकि मंगल जो है वो 12वें भाव में और 12वां घर व्यय का है, तो इस समय मंगल प्रॉपर्टी के कारक भी हैं। तो यदि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे थे, वो अटक गई थी या फिर कोई लीगल इशू था जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो इस समय में आपको 12वें भाव में बैठे हुए मंगल आपको इसमें सफलता बिल्कुल प्रदान करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। लीगल केसेस में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत काम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सालों दर साल आप कोर्ट केस ही लड़ते रहें, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करके भी आपको कोर्ट केस में सफलता प्राप्त हो जाती है। और ऐसा करना चाहिए यदि कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको केस से निवृत्ति मिल रही है, उससे छुटकारा मिल रहा है।
तो 12वां भाव ऋण से मुक्ति का भाव भी माना गया है और मंगल को ऋण कर्ता और ऋण हर्ता दोनों ही माना जाता है। तो मंगल 12वें घर में वापस आना, यानी कि अगर आपके पास कोई ऋण था तो उससे भी आपको रिकवरी मिल सकती है। ऋण से मुक्ति आपको इस समय में प्राप्त हो सकती है। और गुरु जो हैं वो 4 फरवरी को मार्गी होंगे और वह मार्गी होंगे देवगुरु बृहस्पति। उनकी स्पीड उसी समय बढ़नी शुरू हो जाएगी और वे इतनी अतिचारी हैं, इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कोई ग्रह है वो अतिचारी क्यों होता है? क्योंकि वो सूर्य के पास आना शुरू कर देता है। तो जब कोई ग्रह सूर्य के पास आता है तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। और बृहस्पति जो थे वो अभी तक आपके लाभ के भाव में बैठे हुए हैं और वक्रीय थे, परंतु अब 4 फरवरी 2025 को वो मार्गीय हो जाएंगे। तो जो भी रुके हुए काम हैं, जो भी लाभ था, वो इस समय में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जीवन में एक नई गति आपको प्राप्त हो जाएगी। 3, 6 और 11 को उपचय भाव भी कहा जाता है। तो जीवन में एक लय प्राप्त होगी, एक रिदम प्राप्त होगी। जीवन में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लाभ के भाव में है तो इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे। छठे भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्येश भी हैं बृहस्पति। तो कोई रुका हुआ धन, कोई रुका हुआ पैसा, जीवन में जो संघर्ष था वो उसमें इस समय आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। और ये सफलता आपको तब प्राप्त होगी जब गुरु मार्गीय होकर लाभ भाव में वृष राशि में 2025 में बैठे होंगे। आइए शुक्र की बात करते हैं। शुक्र इस वर्ष उच्च के रहेंगे और मीन राशि में चले जाएंगे शुक्र। वैसे तो शुक्र हर साल में एक बार उच्च के होते ही हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है, परंतु इस बार विशेष ये है कि वो 4 साढ़े 4 महीनों के लिए उच्च के रहेंगे। शुक्र आपके नवम भाव में आएंगे, मीन राशि में आएंगे, जो कि उनके उच्च की राशि है। और यहाँ पर वो 4-5 महीने के लिए वो गोचर करेंगे, यहीं रहेंगे, उच्च के रहेंगे। कुछ समय के लिए वक्रीय भी होंगे, जब उस समय में आपको मिलने वाले परिणामों में धीमे हो जाएंगे। परिणामों का जो रिजल्ट है वो धीमे धीमे मिलेगा। आमतौर पर शुक्र 27-28 दिनों के लिए ही एक राशि में रहते हैं, परंतु वक्रीय होने के कारण शुक्र इस बार यहाँ पर लंबा समय बिताएंगे, अर्थात 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक 4 साढ़े 4-5 महीनों के लिए शुक्र यहाँ पर उच्च के होकर रहेंगे। आमतौर पर शुक्र और मंगल दो ऐसे ग्रह हैं जो 2-2.5 साल में ही एक बार वक्रीय होते हैं। शनि साल में एक बार वक्रीय होते हैं और बृहस्पति भी, राहु और केतु तो हमेशा ही वक्रीय रहते हैं। बुध 3-4 महीने में एक बार वक्रीय होते हैं, अर्थात बुध साल में 3 से लेकर 4 बार तक वक्रीय हो जाते हैं। परंतु शुक्र और मंगल ग्रह की ये विशेषता होती है कि या तो वो वक्रीय होते ही नहीं हैं, परंतु यदि होते हैं तो फिर वो लंबे अंतराल के लिए वक्रीय हो जाते हैं। तो मंगल अक्टूबर से लेकर फरवरी तक वक्रीय ही रहेंगे और वैसे शुक्र एक लंबे समय के अंतराल के लिए वक्रीय रहेंगे। परंतु शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, उच्च के हैं, आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे तो भाग्य बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। नवा भाव लक्ष्मी का भाव भी है, लक्ष्मी स्थान में वो बैठे हैं तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। जीवन में लग्जरी, संपन्नता, ऐश्वर्य, धन सब कुछ इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें शुक्र के अंतर्गत ही आती हैं। 12वें भाव में 12वीं राशि अर्थात 9वें भाव में राहु भी बैठे हैं और राहु एक्सपेंड करने के लिए जाने जाते हैं, वृद्धि के ग्रह हैं। तो शुक्र और राहु दोनों एक साथ बैठेंगे कुछ समय के लिए। वैसे देखा जाए तो राहु कभी किसी के कंट्रोल में आते भी नहीं हैं, वो एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी ग्रह के साथ बैठते हैं उस पर ग्रहण लगा देते हैं। परंतु इस समय राहु जब शुक्र के साथ बैठेंगे तो ये बहुत बेहतर परिणाम देंगे धन प्राप्ति के लिए, करियर में सफलता के लिए, क्योंकि राहु वृद्धि के कारक हैं और शुक्र भोग और विलास के कारण है। और वैसे भी शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, तो राहु किसी के कंट्रोल में नहीं आते हैं, सिर्फ अपने जो गुरु हैं शुक्राचार्य उनके ही कंट्रोल में आते हैं। तो 9वें भाव में जब राहु और शुक्र की युति होगी तो उस समय आपको विदेशों से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। शुक्र आपके लाभेश हैं और लाभेश होकर 9वें भाव में वो उच्च होकर बैठे हैं तो भाग्य बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ अधिक मिलेगा। चौथे घर के स्वामी 9वें भाव में आए हैं तो इसका मतलब घर वालों के भाग्य में भी वृद्धि होगी।
चौथे भाव के स्वामी होने के कारण केंद्र त्रिकोण का योग बनेगा, क्योंकि वो नवम भाव में जाकर बैठेंगे। तो भाग्य का साथ तो मिल ही रहा है, घर में संपन्नता भी आएगी। और चौथे भाव के स्वामी इतने लंबे लंबे समय के लिए उच्च के हो रहे, तो घर में धन भी आएगा, प्रॉपर्टीज बढ़ेगी, हो सकता है घर में कोई प्रॉपर्टी ले, और ऐशो आराम भी घर वालों को प्राप्त होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ही के द्वारा उनको ऐशो आराम प्राप्त हो। तो ये बहुत अच्छा समय है, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। 29 मार्च यह एक ऐसा दिन होगा जब 6 ग्रह आकर आपके नवम भाव में यहाँ पर उनकी युति होगी, जिसपे शुक्र, शनि, राहु, सूर्य यहाँ पर साथ में होंगी। चंद्रमा और बुध भी साथ में होंगे, परंतु उनका गोचर बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। इसके बहुत प्रभाव दिखाई देते हैं। मैदिनी ज्योतिष के अनुसार भी जब किसी भी भाव में 6 ग्रहों का जमावड़ा होता है तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो जब 6 ग्रह नवम भाव में आ रहे हैं आपके, तो जो 2024 में आपको प्राप्त नहीं हुआ था, वो इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन में आपको बहुत सारे अवसर, मौके मिलेंगे इस समय में। जीवन पिछले वर्ष जो आपका पलट गया था, 2024 में आपके काम बन नहीं रहे थे, संघर्ष बहुत अधिक हो रहा था, तो 2025 में आप अपने भाग्य को पलटते हुए देख सकते हैं। शनि की बात करते हैं। शनि 29 मार्च को नवम भाव में आकर गोचर करेंगे, जहाँ पर मीन राशि है, क्योंकि इस अब जो है वो शनि का गोचर जो है वो मीन राशि में होगा। कुंभ राशि को छोड़कर वो मीन राशि में चले जाएंगे। तो भाग्य के भाव में शनि का आना ये उत्तम रहेगा। धर्म के काम करेंगे, धार्मिक स्थानों की यात्राएं करेंगे। शनि काल है, समय है, काल और समय के कारक हैं, कर्मों के कारक हैं, दंडाधिकारी हैं, कर्मों के फल देने वाले ग्रह हैं। तो आपके भाग्य स्थान में अति विशिष्ट होगा, राजयोग बनेगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। तो जब इस तरह का कोई केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है कुंडली में, तो बेहतर परिणाम प्राप्त होने की हम उम्मीद कर सकते हैं। शनि सप्तम भाव के स्वामी हैं, जहाँ पर मकर राशि है, अष्टम भाव में उनकी कुंभ राशि है। तो सप्तम भाव के स्वामी जब नवम भाव में आ रहे हैं, अर्थात सप्तम भाव व्यापार का भाव, विवाह का भाव, तो फिर आपके व्यापार में इजाफा होगा। सप्तमेश आ रहे हैं भाग्य स्थान में, और शनि आ रहे हैं, तो एक तरह से भाग्य का और कर्म का योग हुआ, यानी आप कर्म करेंगे तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और जब कर्मों को भाग्य का साथ मिलता है तो सफलताएं भी मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट शनि इस वर्ष देंगे। नवम भाव धर्म का भाव भी माना जाता है, और शनि जो है वो एक प्रकार से धर्म के प्रति चेष्टा को बढ़ाते हैं। ये बात अलग है कि धर्म के प्रति जो रुचि बढ़ती है उसमें तर्क भी शामिल हो जाता है कि ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है। सिंपली एक ट्रस्ट डेवलप नहीं होता, तर्क ज़रूर उसमें शामिल हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं भगवान को लेकर, धर्म को लेकर। परंतु ये भी है क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी होकर वो नवम भाव में आ रहे हैं, तो गहनता बढ़ेगी, आपकी जो डेप्थ है सोचने समझने की उसमें वृद्धि होगी। तो राहु जैसे मंदिरों के दर्शन करवाते हैं, गंगा स्नान कराते हैं, ऐसे नवम भाव में बैठ के शनि भी आपको धार्मिक यात्राएं करवा सकते हैं। और राहु के बारे में माना जाता है ये तंत्र और मंत्र की तरफ लेकर जाते हैं। शनि का संबंध जब नवम भाव से होता है तो व्यक्ति में गहनता बढ़ जाती है, डेप्थ बढ़ती है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ने लगती है कि जो हो रहा है उसका कोई कारण तो होगा, बिना कारण के तो कुछ भी नहीं होता। अगर पूजा मंदिर में घंटी बज रही है तो वो क्यों बज रही है, किस तरह से बज रही है, इसका क्या उपयोग होता है, इस तरह के विचारों से आप जूझने लगते हैं। तो तिलक लगा रहा है कोई, तो तिलक क्यों लगाते हैं, तो ये सब काम शनि करवाते हैं। तो किसी भी तरह से यदि शनि का संबंध नवम भाव से बन जाता है तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो धर्म के को लेकर आपकी चेष्टा बढ़ेगी, आपकी चेतना जागृत होगी, और धर्म को जानने में भी आपकी रुचि बढ़ जाएगी। नवम भाव में बैठकर जो शनि की दृष्टि है तीसरी, वो पड़ेगी 11वें स्थान पर, क्योंकि वे केंद्र के स्वामी हैं, और केंद्र के स्वामी होकर नवम भाव में आ रहे हैं, वहाँ से बैठकर आपके 11वें भाव को देख रहे हैं।
तो व्यापार बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। सप्तमेश नवम में है तो व्यापार में वृद्धि अवश्य होगी। तो शनि जब सप्तमेश होकर नवम भाव में बैठकर आपके लाभ के भाव को देखेंगे तो व्यापार में वृद्धि होगी और आपको जो है नए नए ऑफर मिलने की संभावनाएं हैं और आपको व्यापार में वृद्धि तो मिल ही रही है। शनि जो है वो अष्टमेश भी हैं, तो वो भी जब आपके लाभ के भाव को देख रहे हैं तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। और 11वां भाव जो है वो बड़े बहन भाइयों का होता है, तीसरा भाव छोटे बहन भाइयों का होता है और 11वें भाव को स्पेशली बड़े भाई बहनों के लिए ही जाना जाता है। तो यदि आप अपने भाइयों के साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हैं तो फिर उस व्यापार में आपको इस समय में लाभ प्राप्त हो सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे भाव पे और तीसरा भाव छोटे बहन भाइयों का भी है, स्किल का भी है। तो जब कर्म के देवता शनि तीसरे भाव जो कि स्किल का भाव है उस पर दृष्टि डालेंगे तो सोचिए कर्म और स्किल दोनों चीज़ें मिल गई तो आपकी डेडिकेशन को भी बढ़ाएंगे, आपकी कर्मठता को भी बढ़ाएंगे और आपसे काम भी बहुत कराएंगे। शनि आपके सभी उपचय भावों को कनेक्ट कर रहे हैं। 3, 6, 10 और 11 ये उपचय भाव होते हैं और 3 उपचय भावों को शनि कनेक्ट करके आपसे बहुत मेहनत कराकर और आपको बहुत लाभ दिलवाने वाले हैं क्योंकि ये आपकी जो डेडिकेशन है काम के प्रति उसको बढ़ाएंगे, आपको मजबूर कर देंगे कि आप जो हैं वो खूब काम करें, खूब मेहनत करें। और ये 11वां भाव जो है वो इच्छा पूर्ति का भाव भी है। तो शनि जब भाग्य के भाव में बैठकर दो उपचय भाव को देखेंगे, तीसरे भाव को और 11वें भाव को, तो जो इच्छाएं आपके अंदर उत्पन्न हुई हैं, जागृत हुई हैं, आप उनको इस समय में पूरा कर पाएंगे। तो इच्छाएं रखिए, इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास कीजिए, ज़रूर पूरी होंगी। परंतु वो इच्छाएं वासनाओं वाली इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसी इच्छाएं जिससे आपको अपने जीवन को एक नई गति, नया मार्ग देने का अवसर मिले, ऐसी इच्छाएं आपको अवश्य करनी चाहिए। तो शनि जो है वो लंबे काल के कारक होते हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो बहुत लंबे समय तक चलने वाली हैं। शनि महाराज की एक दृष्टि छठे भाव पर भी होगी और छठा भाव जो है वो उपचय भाव है। उनकी 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी। तो यदि आप इस समय में किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। छठा भाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, राजयोग देने वाला स्थान होता है। कर्म का जो भाव है उसका भाग्य स्थान होता है। कर्म भाव बहुत विशेष होता है। ये वो भाव होता है जो सफलता देता है परंतु संघर्ष के साथ देता है। उदाहरण के लिए 11वां भाव बहुत पैसा देता है परंतु इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, परंतु छठा भाव नौकरी का भाव भी है, संघर्ष भी कराता है परंतु फिर उसके बाद आपको सफलता देता है। यानी संघर्ष करने के बाद आपको अच्छा फल ज़रूर प्राप्त होता है। आइए बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति का गोचर 14 मई को होगा और ये आपके लगन में 14 मई को बृहस्पति का गोचर होगा और ये बहुत ही आपके आपकी जो 12वें भाव में आएंगे, मिथुन राशि में आएंगे। ये बहुत तेज रिजल्ट देने वाले होंगे और बहुत ही तेज गति के साथ परिणाम देंगे क्योंकि ये बहुत अतिचारी होंगे। इनकी जो गति है वो बहुत तेज होगी। सामान्यतः बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष तक रहते हैं परंतु इस वर्ष चूँकि बृहस्पति अतिचारी हैं, उनकी गति बहुत तेज है, तो वो बार बार राशि परिवर्तन करेंगे। मई से लेकर अक्टूबर तक वो रहेंगे मिथुन राशि में और उसके बाद 18 अक्टूबर को इनका राशि परिवर्तन होगा और ये कर्क की राशि में चले जाएंगे। तब ये उच्च के होंगे और ये आपके लगन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर वो रहेंगे 2, ढाई, 3 महीने के लिए और फिर दिसंबर 4 को ये वापस चले जाएंगे अपनी सामान्य राशि में, मिथुन राशि में जहाँ इनका गोचर हुआ था। तो 12वें घर के अतिचारी बृहस्पति जो हैं वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपके रुके हुए अटके हुए काम पूरे होंगे, विदेशों में आपको संपन्नता सफलता मिलेगी
और चूँकि वो लगन में होंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें भी आपके जीवन में बदलनी शुरू हो जाएँगी। तो इस समय में आपको वो मौके प्राप्त होंगे जिन मौकों के लिए आप तैयार भी नहीं थे। तो वो मौके आपको एक नया रास्ता देंगे और यहाँ पर आकर वो लगन में उच्च के हो रहे हैं। यूँ तो उन्हें 2026 में कर्क राशि में जाना था अपनी उच्च राशि में, परंतु चूँकि वो अतिचारी हैं तो 2025 में ही वो 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। तो जो विपरीत परिस्थितियाँ बनी हुई थी उनका निवारण आपको मिलना इस समय में शुरू हो जाएगा। आपकी जो समस्याएँ थीं, जो बहुत लंबे समय से चल रही थीं, जिनका आपको कोई हल नहीं मिल रहा था, तो वो इस समय में सॉल्व होनी शुरू हो जाएँगी। अर्थात विदेशों से भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 12वें भाव में बृहस्पति होते हैं तो वो तीर्थ यात्राएँ ज़रूर कराते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके चौथे घर पर होगी, तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी ये बहुत उत्तम समय है। और 12वां भाव व्यय का भाव है, तो यदि कोई आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो ज़रूर इस समय में आप कर सकते हैं। अच्छा योग बनने के चांसेस दिख रहे हैं। बृहस्पति भाग्येश भी हैं आपके, तो कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है और यदि आप अपने परिवार के साथ मिलकर यदि कुछ खरीदना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण, बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी होकर 12वें भाव में बैठकर चौथे भाव को देख रहे हैं। यानी आपके 3 घर कनेक्ट हो गए, 9वां भाव, 12वां भाव, चौथा भाव। तो चौथा भाव परिवार का है, प्रॉपर्टी का है, वाहन का है। तो जब भाग्य भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है तो फिर ये आपको अच्छा ही फल देंगे। और छठे घर के स्वामी भी हैं बृहस्पति, तो यदि कोई लीगल इशू चल रहा था तो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ होने की संभावनाएं हैं। वहाँ पर धनु राशि है इसकी। तो छठा भाव बहुत एक आप स्ट्रॉन्ग भी होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता दिलाता है। तो जो आप संघर्ष कर रहे थे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। शनि और बृहस्पति मिलकर इस वर्ष आपको आपकी मेहनत का परिणाम अवश्य देंगे। तो जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है। और छठे भाव पर शनि की दृष्टि भी है, तो जो संघर्ष आप इतने वर्षों से कर रहे थे, आपको उस समय उन पर विजय प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में भी यदि शत्रु हैं आपके तो उन पर भी आपको विजय प्राप्त होगी। और शनि 8वें घर के भी स्वामी हैं, तो ऐसे मान लीजिए कि कुछ प्रत्यक्ष शत्रु होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष शत्रु होते हैं। तो और कुछ शत्रु ऐसे भी होते हैं जो हमारे भीतर भी बैठे होते हैं, जैसे आलस है, लालच है, वासना है। तो इन सभी पर आपको कंट्रोल करने का आपको उत्तम समय मिलेगा। तो यहाँ पर बैठकर आप उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु का प्रभाव भी होगा 8वें घर पर, उनकी 9वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर होगी। तो जो गुरु हैं वो विपरीत याजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि वे छठे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में बैठेंगे। और यहाँ पर बैठकर वो अपनी 9वीं दृष्टि से 8वें भाव को भी देख रहे हैं। तो 8वां घर बदलाव लाने का भाव है, ऑकल्ट साइंस सीखने का है, साधना का है। तो इस प्रकार से जो बृहस्पति हैं वो आपको जीवन में अचानक से बहुत कुछ नई अपॉर्चुनिटी देने का भी प्रयास ज़रूर करेंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। अब बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हैं, चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस तरह से 4, 8 और 12वां 3 जो घर हैं, मोक्ष त्रिकोण के भाव जिन्हें कहा जाता है, उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो वो आपकी साधना में, स्पिरिचुअलिटी में और धर्म के प्रति आपकी विशेष रुचि इस समय में हो सकती है। और जो आपको जो साधनाएँ हैं उनको भी करने का आपका बड़ा मन करेगा। तो ये बलशाली बनाने का काम भी करती हैं साधनाएँ, तो मंत्र साधना करें, बहुत अच्छा रहेगा। राहु केतु की बात करते हैं तो उन दोनों का भी गोचर जो है वो 18 मई के आसपास ही होगा। और राहु जो है वो कुंभ राशि में, क्योंकि वो उल्टे चलते हैं राहु और केतु, तो राहु आ जाएंगे आपकी कुंभ राशि में जो कि 8वें स्थान पर है, और केतु चले जाएंगे आपके दूसरे भाव में सिंह राशि में जो कि दूसरे स्थान पर आपके रहेगी। तो राहु आपके 8वें हाउस में आ जाएंगे और केतु आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। तो केतु 8वें घर में आएंगे और केतु वृद्धि के कारक हैं। 8वां भाव मिस्टीरियस है, रहस्यमय है। तो कुछ हिडन सोर्स से इनकम इसका बढ़ाने का ये काम कर सकते हैं।
और राहु जो है वो 8वें घर में यदि बैठे हैं तो व्यक्ति के अंदर वो ऐसी स्किल्स डेवलप करने का काम करते हैं कि जिससे व्यक्ति जो है वो रहस्यमय चीज़ों की खोज में निकल पड़ता है। और वो आपकी जो अंदर छुपी हुई जो ताकत है, आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो स्किल हैं, उनको बाहर लाने का प्रयत्न करते हैं। अष्टम के राहु जो है वो आपको सेल्फ सेंटर्ड बनाते हैं, परंतु ये बुरा नहीं, अपने बारे में सोचना भी बुरा नहीं होता। अपनी प्रगति के बारे में, अपनी सेहत के बारे में और अपने अच्छे बुरे के बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। वैसे भी कर्क राशि के लोग जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। इस कारण वो अपने लिए कुछ भी अच्छा सोचना या करना भूल जाते हैं। तो ये वो समय होगा जब आप के अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस आएगी और आपको ये समझ आएगा कि आपको अपने लिए भी कुछ करना है। राहु की 5वीं दृष्टि की बात करें तो 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वां घर विदेश का भी है। बृहस्पति पहले से ही वहाँ बैठे हुए हैं, तो विदेशों से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। करियर या बिजनेस यदि आपका विदेश से है, वीज़ा का कार्य है वो अटक गया था और आपको पीआर लेनी है, ये सब काम जो हैं वो यदि आप विदेश में हैं तो फिर आपको उसमें भी सफलता मिलेगी और विदेशों में आपको आगे बढ़ने का मौका इस समय में मिल सकता है। तो राहु का जो प्रभाव है, चूंकि राहु की दृष्टि 12वें पर है, वहाँ बृहस्पति भी बैठे हुए हैं जो भाग्य के कारक हैं, भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। तो अचानक से भाग्य आपके फेवर में आ जाएगा। तो अचानक से जो आपका जो कार्य थे उनमें आपको सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब राहु तीर्थ स्थानों के दर्शन भी कराते हैं, गंगा स्नान भी कराते हैं। तो हो सकता है कि आप इस समय में तीर्थ स्थान पर जाएं और मई से लेकर अक्टूबर तक और उसके बाद भी आपको तीर्थ स्थानों में जाने का मौका मिल सकता है। राहु की एक दृष्टि पड़ेगी 4थे भाव पर, तो एक प्रकार से अष्टम से में बैठकर राहु देख रहे हैं। तो यदि पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस, इसमें से कोई बात है तो इसमें आपको इस समय में लाभ मिल सकता है। अगर आप परमानेंटली विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो वो भी इस समय में संभव है। ग्रीन कार्ड या पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी देश की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी है परंतु अब तक नहीं मिल पा रही है, आपने बहुत प्रयास किया है, तो ये वो समय होगा जब आपको पीआर लेने में और आपको वहाँ की नेशनलिटी लेने में आपको ये समय आपको सहयोग करेगा। प्रॉपर्टी यदि बेचना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर अपनी प्रॉपर्टीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब अच्छे दामों पर बिकेगी और फिर आप कुछ नया भी बड़ा खर्च खरीद सकते हैं। मतलब एक प्रॉपर्टी बेचकर आप 2 प्रॉपर्टी भी खरीद कर सकते हैं। केतु की बात करते हैं। केतु भी 18 मई को आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे। तो यदि केतु दूसरे भाव में आते हैं, वैसे तो केतु को अलगाव का ग्रह माना जाता है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ से ही छुड़ा देते हैं, परंतु कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो हो सकता है कि जो हो रहा है वो कुछ अच्छे के लिए हो, जैसे जॉब चेंज। तो प्रेजेंट में यदि कोई जॉब है, आप बहुत शिद्दत से जॉब चेंज करना चाह रहे थे परंतु नहीं कर पा रहे थे, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो इस समय आपको जो केतु हैं वो अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो 18 मई के आसपास आपकी जॉब चेंज के योग बन सकते हैं। अब केतु की दृष्टि का बात करें तो केतु की 5वीं दृष्टि 6ठे पर और 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर होगी। तो ये केतु जो होते हैं वो बदलाव के कारक होते हैं, स्किल के कारक होते हैं। तो सबसे पहले जॉब चेंज की आप उम्मीद कर सकते हैं। यदि प्रेजेंट जॉब में है तो उसमें वृद्धि हो सकती है। करियर में कुछ नया सीखने को मिल सकता है। कोई टेक्निकल एनहेंसमेंट भी दिख रहा है और कुछ ऐसी स्किल्स पर्टिकुलरली जो सब में नहीं होती वो इस समय में आप में डेवलप हो सकती है। आईटी स्किल्स बात करें तो केतु आईटी के कारक भी हैं। तो जो लोग आईटी में काम करते हैं उनके दूसरे, छठे, 10वें और 11वें में केतु अवश्य ही होंगे, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो आपको अपनी स्किल को बढ़ाने का मौका मिलेगा, टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ाने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी की फील्ड में यदि काम करते हैं तो उसमें भी लाभ दिख रहा है।
मंगल और केतु का भी योग बनेगा 7 जून के आसपास। इसे अंगारक दोष कहते हैं। अंगारक दोष के विपरीत प्रभाव भी होते हैं। तो यहाँ पर बैठकर दोनों ही ग्रह आपके 8वें भाव को देखेंगे, जहाँ राहु पहले से ही विराजमान है। तो यह इनकम के सोर्सेस को बढ़ाने का काम करेंगे, ग्रोथ दिलाएंगे आपको। और यदि आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में हैं, वहाँ से आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये काम भी इस समय में आपको करना चाहिए, हो सकता है। केतु की दृष्टि 8वें भाव पर भी है, तो यदि आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इस समय में। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, केतु भी ज्ञान है। बृहस्पति का ज्ञान वृहत है, बड़े लेवल पे है, और केतु सूक्ष्मता है। बृहस्पति वाले को 12 चीज़ों के बारे में पता होगा, परंतु वो डिटेल में जाकर नहीं बता सकता। परंतु केतु की विशेषता है कि उसको ज्ञान भले एक किताब का हो, परंतु वो बहुत गहराई में जाकर आपको कुछ चीज़ों को बता देगा। तो इस समय में आपको ये दोनों ही ग्रह आपको रिसर्च का भी किसी भी तरह की रिसर्च के फील्ड में यदि आप जाना चाहते हैं, कुछ लोग पहले से सरकारी संस्थानों में होते हैं और विशेष रिसर्च के लिए उन्हें भेजा जाता है या वो करना चाहते हैं, तो वो भी इस समय में कर सकते हैं। आपको यंत्र तंत्र मंत्र इस तरह की विद्या अगर सीखना चाहते हैं तो ये समय भी आपको सीख सकते हैं। इस समय में अच्छा समय रहेगा। केतु, शनि और गुरु 3 ग्रह मिलकर छठे भाव पर प्रभाव डालेंगे। छठा भाव कंपटीशन का है, तो कंपटीशन में सहायता मिलेगी, सफलता मिलेगी। कोर्ट केस का भाव है, और केतु पुरानी चीज़ों का भाव भी है। ओल्ड चीज़ भी केतु दिखाता है। तो यदि कोई पुराना केस चल रहा था तो इस समय में आपको उस केस से राहत मिल सकती है, उसमें कोई हल मिल सकता है। 10, 15, 20 सालों तक कोर्ट केस चलते रहते हैं, परंतु उनका कोई नतीजा नहीं आता और लोगों का पैसा भी खर्च होता है, समय भी बर्बाद होता है। मानसिक और शारीरिक कष्ट है वो अलग है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग दुनिया से चले जाते हैं और कोर्ट केस चलते रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमारी जुडिशरी ये सब पहले ही ऑक्यूपाइड हैं, तो ये नए नए केसेस पर इतना काम नहीं कर पाते हैं। तो फिर ये वो समय होगा जब आपको इन सब चीज़ों में हल दिखने शुरू हो जाएंगे। आपकी संकल्प शक्ति बहुत बढ़ेगी। जब 3 ग्रहों का प्रभाव आपके छठे भाव पर पड़ रहा है, तो आपकी जो कन्विंसिंग पावर है, आपकी जो संकल्प शक्ति है, वो इस समय में बहुत बड़ी हो जाएगी। छठा भाव उपजय भाव भी होता है, और कर्क राशि वालों के लिए माना जाता है कि उसमें संकल्प शक्ति की कमी होती है। बहुत सी चीज़ों को बहुत इजी लेते हैं कि चलो आगे देखेंगे, आगे जो होगा वो कर लेंगे। परंतु ये वो समय होगा जब आपकी डेडिकेशन, आपकी जो संकल्प शक्ति है वो बढ़ेगी, जो आपको सफलता के नए पैमाने की तरफ ले जाएगी। बृहस्पति लगन में आ ही रहे हैं आपके, बहुत अतिचारी हो जाएंगे। अक्टूबर से दिसंबर तक वो आपके लगन में रहेंगे, और दिसंबर में वो वापस 12वें भाव में चले जाएंगे। तो सामान्य स्पीड में यदि वो होते तो साल में 1 साल में गोचर होता, और 1 साल के बाद यानी 2026 में जाते वो कर्क राशि में। परंतु इस वर्ष वो अतिचारी हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज है, तो फिर वो 6 महीने मिथुन राशि में रुककर अक्टूबर के महीने में कर्क राशि में चले जाएंगे, और ये उनकी उच्च की राशि है। ग्रहों की बहुत सारी गतियाँ होती हैं, मार्गी है, अतिचारी है, वक्री है, तो ये प्रभाव समय अनुसार बदलता रहता है। तो ये इंडिकेट करता है कि इस समय में आपको कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो जो गुरु हैं वो ग्रोथ के कारक हैं, हमें पता ही है, एक्सपेंशन के कारक हैं। तो कुछ समय के लिए उन 3 महीनों में आपको भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। बस आपको करना ही यह है कि उन अवसरों को पहचानना है, मेहनत करनी है, डेडिकेशन बढ़ाना है, और जी भर की मेहनत करनी है। तो जैसे ही वो अक्टूबर के महीने में आएंगे आपके लगन में, तो उनकी दृष्टियाँ पड़ेंगी 5वें भाव पर, 9वें भाव पर, तो 7वें भाव पर। तो यदि आप संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे थे बहुत समय से और वो नहीं हो पा रहा था, तो ये वो समय होगा जब आप कंसीव कर सकते हैं। और लक्ष्मी स्थान पर आपकी उनकी दृष्टि होगी। बृहस्पति आपके भाग्येश भी हैं, तो भाग्येश होकर लगन में बैठकर जब वो पंचम भाव को देखेंगे, तो आपके भाग्य की वृद्धि होगी, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे,
और सप्तम भाव को देखेंगे तो विवाह के योग भी बनेंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह अटक रहा था, कुछ ना कुछ परेशानी लगी हुई थी, तो इन सब में आपको इस समय में अच्छा समय देखने को मिलेगा। बृहस्पति की एक दृष्टि नवम भाव पर भी होगी, तो जब कोई भी ग्रह अपने स्थान को देखता है, अपनी राशि को देखता है, तो फिर वो उस भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देता है। तो आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, आपको सिर्फ उस समय को यूटिलाइज करना है। यदि आपने नहीं किया तो फिर आपकी स्वयं की ही गलती होगी, किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए फिर आपको। तो ज्योतिष जो है वो आपको सिर्फ आपका काम, उसका काम जो है वो सिर्फ आपको मार्ग दिखाना है, प्रयत्न तो आप ही को करना पड़ेगा। तो ज्योतिष को ये ना समझिए कि ये भाग्य बदलने में सक्षम है, नहीं, ये सिर्फ आपको मार्ग दिखाता है, मार्गदर्शक है। यानी आप की ऊर्जा ऐसी होगी, आप ऐसा करें, आपका कर्म ऐसा होना चाहिए, तभी आपको सफलताएं मिलती हैं। तो यहाँ पर शनि और बृहस्पति, राहु, सबका ही साथ आपको मिल रहा है, तो भाग्य की वृद्धि भी हो रही है, कर्म की वृद्धि भी हो रही है, लाभ भी दिख रहा है। तो ये सब सातवें भाव के, नवम भाव सातवें घर के स्वामी जो हैं वो आपके घरों को देख भी रहे हैं, तो जीवन में एक बैलेंस भी आ सकता है। तो यदि आप उच्च शिक्षा की तरफ भी जाना चाहते हैं तो उच्च शिक्षा लेने के लिए भी यह उत्तम समय मिलेगा आपको। दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो उस समय के लिए भी ये समय आपको दूसरे विवाह के लिए भी अच्छा है, प्रयास करते रहिए। तो जो नवा भाव है वो बताता ही है विवाह के बारे में, दूसरे विवाह के बारे में। तो ये रही ग्रहों की वो स्थितियाँ जो कर्क राशि वालों के लिए 2025 में हम सोच सकते हैं कि उनकी ग्रह दशा इस तरह की है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसको ऐसे मत समझिए कि सभी कर्क राशि वालों के लिए ऐसा ही प्रेडिक्शन होगा। आपकी कुंडली के अनुसार ग्रहों की क्या दशाएं हैं, कौन सी महादशा चल रही है, क्या गोचर चल रहा है, इस इन सब का जो परिणाम है, और ग्रहों की क्या स्थितियां हैं षोडश वर्ग में, तो वो भी बहुत मैटर करता है। तो उनके आधार पर ही कुंडली विश्लेषण किया जाता है। ये सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन है जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। अब चूंकि आप कर्क राशि के जातक हैं, कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा बनते हैं, और चंद्रमा के उपाय के लिए सबसे अच्छा होता है कि शिव की आराधना करें, शिव के पाठ करें, शिव की मंत्रों का जाप करें, और शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, शिव की चालीसा पढ़ें, मंदिर जाकर पढ़ें तो बहुत ही अच्छा है। और ऐसा आप जितने सोमवार कर सकते हैं उतना करिए। तो शंकर भगवान के ऊपर गुलाब के पुष्पों की माला ज़रूर अर्पण कीजिए, गंगा जल अर्पण कीजिए, और उनको 4 प्रकार की मिठाई और 4 प्रकार के फलों का भोग अवश्य लगाएं, और उनके मंत्रों का जाप भी करें। यदि आप कुछ दान कर सकते हैं तो वृद्धाश्रम में दान अवश्य करें, और ये आप तकरीबन 4 या 5 हफ्तों तक अवश्य करिए। बीच में कुछ कोई हफ्ता छूट जाता है तो उस हफ्ते छोड़कर आप अगले हफ्ते से उपाय शुरू कर सकते हैं। तो साथियों, कर्क राशि वालों के लिए 2025 में जो संभावनाएं बन रही हैं उनके ऊपर एक छोटा सा वीडियो था। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।